नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें और अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। नंबर एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ, 9136934065। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से। अनुज गुप्ता हैं, HDFC सिक्योरिटीज से। वीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। और प्रणब मेर हैं, JM फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से। वीरेन जी, क्या हो रहा है? जिस तरह के डेवलपमेंट अचानक से दिख रहे हैं, क्या इसका क्या असर होगा? $75 के पार तो निकल चुका है। कितनी तेजी आपको दिख रही है यहाँ से? कितना आगे और जाने का डर है? फिलहाल तो ये कम्प्लीटली वॉर कमोडिटी है। अब जो ईरान की इवेंट हुई उसके बाद इजराइल का रिटेलिएटरी एक्शन आता है या नहीं आता है, बट कुछ ही समय तक शायद ये जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम शायद बना रहेगा। नाइमेक्स के हिसाब से, ब्रेंट के हिसाब से अगर देखें तो 70-80 की रेंज रहनी चाहिए, और इंडिया के हिसाब से 55-65 के बीच की थोड़ी एक्सटेंडेड रेंज रहनी चाहिए। अमेरिकी चुनाव भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उसका भी कोई प्रीमियम बिल्टअप होना चाहिए। कि आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है? कितनी तेजी की संभावना बन रही है? केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। देखिए विष्णु जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मार्केट $70 के नीचे ब्रेंट नहीं टिक सकता है। हमने देखा था कि पिछले महीने में मार्केट में मल्टीपल ऑफ टाइम 70 के नीचे जाने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाया। और जिस ढंग से ईरान और इजराइल एस्केलेट हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ा रूप ले सकता है। बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इजराइल है वो 4 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, और ईरान की एंट्री, क्योंकि ईरान ने फर्स्ट पहल की है, तो मुझे लगता है ईरान में जो ऑयल है, ये कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स अगर क्रिएट होता है तो डेफिनेटली कच्चे तेल को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसी के तहत हमने पिछले 2 दिनों के अंदर अच्छी तेजी देखी है। टेक्निकली अगर देखें तो अब 75 के करीब ब्रेंट पहुंच चुका है, और अगर ये एस्केलेट बढ़ता है तो एज ऑफ नाउ टेक्निकली मुझे लगता है 78.50 से $79 तक का लेवल एट बेयर मिनिमम हम ब्रेंट में आते हुए देख पाएंगे। तो जैसे वीरेन भाई ने बोला कि ये वॉर कमोडिटी बन चुकी है, चाहे हम गोल्ड की बात करें चाहे कच्चे तेल की, कि बाकी फंडामेंटल वर्क नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वॉर के चलते 78.50 $79 ब्रेंट जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में आज अगर 6020 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो टेक्निकली 6400-6450 के जोन में कच्चा तेल M6 पे जाता हुआ दिखाई देगा। रुपए की गिरावट भी इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। चलिए अब सवाल जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। पहले दर्शक हमारे साथ MS परिहार हैं। 5400 के स्ट्राइक की क्रूड की इन्होंने पुट खरीद रखी है। काफ़ी आउट ऑफ मनी पुट इन्होंने खरीदा है। अब क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेज़ी दिख रही है, अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? क्या करें, निकल जाए क्या पुट ऑप्शन से? जी अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि पुट ऑप्शंस खरीदना समझदारी है क्या मौजूदा समय में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पुट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर चल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको $78-80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली से निकल जाना चाहिए। जो पुट ऑप्शन है मुझे लगता है कि उनसे एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी हमें लगता है कि फिलहाल भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, और ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही 6100 और 6200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो पुट से हमें लगता है कि निकल जाना चाहिए। समय में पुट में रहना समझदारी नहीं है, यही सलाह MS परिहार जी के लिए है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे रिस्क प्रीमियम क्रूड को मिलने वाला है और वो दिख भी रहा है। इस हफ्ते 5% से ज़्यादा की तेज़ी आ भी चुकी है, और ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू होने की संभावना हमारे सभी एक्सपर्ट्स को दिख रही है। अगले दर्शक हमारे साथ पुनीत हैं पानीपत से। पुनीत जी का सवाल है, क्रूड ऑयल का 2 लॉट इन्होंने खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको। प्रणव जी आप बताइए क्या करना चाहिए यहाँ पर क्रूड में? क्रूड में देखिए, अभी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है 6040। जब मंगलवार को भी वहां से करेक्शन हुआ था
आज भी अगर आप देखो तो 6046 का हाई मार के थोड़ा रिवर्स हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग में हैं तो अगर 6040 6050 की रेंज मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा वेट करें। अगर 6070 6070 अगर क्रॉस कर जाता है तो आप फिर से उसमें बाय की तरफ चढ़ सकते हैं, क्योंकि एक वीकली रेजिस्टेंस है चार्ट्स पे, जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस था 6070 का। अगर वो ब्रेक कर जाता है तो हम तेजी और देख सकते हैं 6150 6200 की तरफ। अदरवाइज हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल सकता है और थोड़ा करेक्टिव मोमेंटम मिल सकता है टुवर्ड्स 5950 5900 की तरफ। ये व्यू क्रूड को लेकर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चलिए, क्रूड के दोनों सवाल हो गए। अगला सवाल है सोनू का। चांदी इन्होंने 88,000 रुपए पे खरीदा है, अच्छा फायदा हो रहा है। बीरेन जी क्या करें, चांदी से इनको निकल जाना चाहिए सोनू जी को, या अभी बने रहें और फायदा आगे हो सकता है? आगे 93 94 तक शायद देख सकते हैं। अभी तो चाइना बंद है। चाइना जब रीओपन होगा तो कैचअप रैली इसकी दिखेगी री रेटिंग के हिसाब से। तो फिलहाल बने रहना चाहिए। मंडे प्रोबेबली या तो फ्राइडे क्लोज या मंडे ओपन पे उनको एग्जिट का सोच ले सकते हैं। अभी डिसेंट मनी में है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रख सकते हैं, जो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जितना प्रॉफिट सिक्योर करना हो उसके हिसाब से। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर 5 लॉट 843 रुपए में शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? 5 लॉट 843 पे शॉर्ट पोजीशन है। तेजी तो सभी मेटल्स में दिख रही है, सप्लाई की चिंता फिर से बनी है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि ये अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। तो नीचे अगर प्राइस 853 850 तक आए तो वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने कॉपर में अच्छी खासी रिकवरी देखी है, जिंक में अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि होल्ड कर सकते हैं। नीचे 853 850 के लेवल तक आए तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है नीरज हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस खरीदें या बेचें, क्या करना चाहिए प्रणव जी? नेचुरल गैस इनको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? सर, नेचुरल गैस का ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। 237 और 228 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में बाय करें। डिप मिलता है तो ऐड करें। ऊपर में पोटेंशियल टारगेट इसका 275 280 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में। सो डिप मिल रहा है तो यूटिलाइज दैट डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। और सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो 228 का रखे, और कम रिस्क लेना है तो 237 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें नेचुरल गैस में। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ हैं स्वाति हैं नासिक से। अब जानना चाह रहे हैं कि क्रूड में क्या करें, और नेचुरल गैस इनके पास 241 की बाइंग है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन दोनों ही कमोडिटी में। क्रूड में इन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीदा है और नेचुरल गैस 241 की बाइंग है, लॉन्ग पोजीशन इनके पास। केरिया जी सलाह दीजिए इनको क्रूड पर भी और नेचुरल गैस पर भी, स्वाति जी को। देखिए, सबसे पहले जब कच्चे तेल की बात करें तो डेफिनेटली आज 6000 के ऊपर की क्लोजिंग है, ये काफी बड़ा एक हम बोल सकते हैं बड़ा इवेंट रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की तो कॉल में ये खड़े रहिए। अगर 6000 के कॉल की बात करें तो हमारा टारगेट है कम से कम 300 तक का जंप आ सकता है, तो कॉल में खड़े रहिए। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल गैस में भी हमने देखा 2 बैक टू बैक जो हरिकेन आए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस था, ये एक मुख्य कारण बना था। लेकिन अभी भी अगर आप यूरोप के स्टोरेज लेवल की बात करें वो एलिवेटेड लेवल्स पे, जिसकी वजह से मार्केट पिछले 2-3 सेशन में थोड़ा सुस्त होता हुआ दिखाई दिया, बट टेक्निकली स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 240 पे लेने की सलाह रहेगी, 235 का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए हम अक्टूबर मंथ में एंटर कर चुके हैं एंड सीजनलिटी के हिसाब से अक्टूबर मंथ काफी तेज रहता है, बिकॉज डिमांड बढ़ती है। तो बने रहिए नेचुरल गैस के अंदर 250 के लिए, और कच्चे तेल में भी कॉल में बने रहना चाहिए। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ आशीष हैं राजस्थान से। गोल्ड खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए अनुज जी? गोल्ड को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा बेच के चल सकते हैं। 73,300 के 76,300 के आसपास बिकवाली करें, 76,600 का स्टॉप लॉस लगाए और 75,880 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक बिकवाली देखी जा सकती है, बट हाँ ये जरूर है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, और नीचे अगर ये भाव मिलते हैं 75,700 75,800 तक तो वहां पे अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि आज इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये सलाह गोल्ड को लेकर है। अगले दर्शक हमारे साथ है नवनीत है राजगढ़ से। एल्युमिनियम में क्या करे, पुराना होल्ड है,
कहाँ तक जाएगा और लॉस कवर करना है क्या, और साथ ही MCX पर बेस्ट ट्रेड क्या होगा? केडिया जी, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे? एल्युमिनियम में बताइए, और MCX पर आज के लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगा? देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें या पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा जिस ढंग से चाइना ने जो स्टिमुलस की घोषणा की उसके बाद से ही पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है। खास करके एल्यूमिनियम में हम देखें तो थोड़ा सा बॉक्साइट को लेकर, सप्लाई साइड को लेकर कंसर्न था, जिसकी वजह से रैली बनी और प्राइजेस अब 240 के ऊपर टिकने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम के अंदर 244 से 245 तक का लेवल बन सकता है। और आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो डेफिनेटली वॉर कमोडिटी जो मुझे लगती है वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में वॉल्टिलिटी जरूर है, बट मुझे लगता है 5950 5980 के जोन में लेके चलिए, 6100 तक का टारगेट मिल सकता है। तो कच्चे तेल में बने रहना चाहिए आज के टॉपिक के हिसाब से। तो आज के टॉपिक के हिसाब से कच्चा तेल खरीदने की सलाह यहाँ पर केडिया जी की तरफ से दी जा रही है। अगले दर्शक है हमारे साथ, प्रवीण है पुणे से। हल्दी में क्या करे, किस भाव पर खरीदे? वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए? हल्दी में आज काफ़ी गिरावट दिखी है, पिछले सत्र में भी 1 अक्टूबर को भी गिरावट दिखी थी, आज भी करीब 2% की गिरावट दिखी। अब क्या लग रहा है, और गिरावट बची है? अगर खरीदना है किसी को तो किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए हल्दी को? इसमें जो 2 महीने का जो रोल ओवर प्रीमियम है वो करीबन 400 रुपये का है। तो मीन्स जो भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी रखता है, हर 2 महीने 500 रुपया 400 रुपया खर्चा लग जाता है। ये स्लो मोशन मंदी मुझे दिख रही है, क्योंकि 21,000 से गिरते गिरते भाव अभी 14,000 आ गए हैं। तो मैं बाय साइड इसमें प्रेफर नहीं करूंगा। मेरा बायस सेल साइड का है। जहां तक रेंज की बात है ट्रेड सेटअप की, तो टेम्पररी रेंज इसकी 12,800 से लेके 14,800 तक की दिख रही है। ये 1-2 वीक का व्यू है मेरा। ग्वार की बात करते हैं। ग्वार में आज काफ़ी बिकवाली दिखी। ग्वार गम करीब करीब 4% टूट गया। ग्वार सीड में 3% तक की गिरावट दिखी। उत्पादन अनुमान के जो नंबर्स है वो पिछले साल से ज़्यादा रहने की संभावना जताई गई है, जो रिपोर्ट आ रही है। केडिया जी, अब वायदा इतनी का जो वेबिनार हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा रह सकता है। हालांकि उत्पादन को लेकर, पिछले साल को लेकर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या नंबर है, बट उनके अनुमान से ये उत्पादन इस साल ज़्यादा रहने की संभावना है। क्या ये वजह थी आज टूट गया, या काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी उस वजह से टूटा? क्या वजह है जो इतनी गिरावट आई है ग्वार में आज? देखिए, ग्वार में पिछले 1 साल की अगर बात करें तो जो भी रीजन्स है वो कोई जस्टिफाइड रहे नहीं। पिछले साल भी हमने देखा जो प्रोडक्शन के नंबर्स थे वो काफी वेरी होते हुए दिखाई दिए। फिर बाद में मार्केट में पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं थे। तो आज भी हम जो भाव पे हैं वही पिछले साल के भाव पे टिके थे। आज मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी है, जो इक्विटी में प्रेशर किया है, उसी के असर से सारे एग्री पैक के अंदर हमने दबाव आते हुए देखा है। नो डाउट प्रोडक्शन को लेकर ग्वार में थोड़ा सा हमने देखा था कि इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, जिसका भी एक असर है। लेकिन मुझे दिखता है कि यूएस में जो ऑयल प्रोडक्शन है, रिग्स के जो काउंट्स है वो बढ़े, वो एक्चुअली ग्वार गम को पिछले महीने तक काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। तो आज की गिरावट मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान और इजराइल को लेकर बढ़ा है, जिसके नतीजे हमने पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर गिरावट देखी, इक्विटी पैक के अंदर, उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। तो टेम्पररी हो सकता है कि ग्वार में जो गिरावट है थोड़ी बढ़कर 5350 5400 का लेवल दिखा रही है। जैसे मैं पहले भी कहा था कि 5650 के ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन आज का इवेंट थोड़ा सा वापस 1 अगस्त की याद दिलाता है, जहां पे तेजी के बाद मार्केट ड्रॉप किया था। तो अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। 5400 5350 के नीचे सस्टेनेबल नहीं, वहां तक जाने के बाद वापस रिकवरी बन सकती है। ग्वार गम में भी 11,000 का एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए। आप बताइए वीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है ग्वार में क्या हो रहा है? उत्पादन को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है? आपको जो इन्फॉर्म करते होंगे, आपके पास क्या जानकारी है उत्पादन के नंबर को लेकर? क्या रिपोर्ट आ रही है सर ग्राउंड से आपके पास? अभी के हिसाब से मुझे कोई इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी मानसून की काफी देरी रही, और उसके बाद पकी हुई फसल पे देरी से बारिश आया और तेज हवा के साथ बारिश आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दबाजी होगी प्रोडक्शन के बारे में कुछ बोलने का। जो भी क्लैरिटी है वो 15 नवंबर के आसपास आएगी। और सबसे अहम बात तो ये है कि जब अराइवल स्टार्ट होगी तो काफी चीजें अपने आप स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। नवंबर मध्य तक, 15 नवंबर तक स्थिति साफ होगी उत्पादन को लेकर, ऐसा वीरेंद्र जी को लगता है। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है ग्वार पर?
देखिए डेफिनेटली 5600 जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमने देखा फिजिकल मार्केट में जब भी प्राइस बढ़ते हैं एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होता है। मुझे लगता है कि जब तक ये 5650 5700 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ज्यादा तेजी यहाँ पे लगेगी नहीं। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो रेंज है वो 5200 से लेकर 5600 के बीच में है। इसी रेंज में प्राइस मूव करते हुए नजर आएंगे। जहां तक क्रॉप का सवाल है, फिजिकल मार्केट में डेफिनेटली जो डिमांड है थोड़ी कम है और अराइवल का जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार मानसून अच्छा रहा है तो स्विंग एक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वो भी एक फैक्टर है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी प्राइस एक रेंज में रहेंगे, बट हायर लेवल से थोड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होता हुआ दिखाई देगा। प्रेशर जो है ग्वार में आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो ग्वारगम की जो डिमांड है वो भी थोड़ी इफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है गम की वो भी इफेक्ट होगी। उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, एक और दर्शक है हमारे साथ, विकास है गाजियाबाद से। 90,250 रुपए में 3 लॉट चांदी बाई है इनके पास। क्या करना चाहिए प्रणव जी, क्या बताइए। 90,250 की बाइंग लेवल है। अभी इन द मनी है इनकी कॉल। अगर तो चाहे तो उसमें से 3 लॉट बाई के, तो उसमें एक आध 2 लॉट में अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर ले, और बाकी के लॉट में एक स्टॉप लॉस लगा ले 90,500 के नीचे का, और होल्ड कर ले। अगर जब तक ये 500 का सपोर्ट स्ट्रांग है, होल्ड कर रहा है जब तक, तब तक चांसेस है कि वापस हमें ऊपर में 93,000 93,500 ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है सिल्वर में। ओके, तो आपके लिए सलाह ये है कि आप प्रॉफिट कुछ बुक कर ले और 1 या 2 लॉट में आप बने भी रह सकते हैं, लेकिन आपकी जो बाइंग लेवल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले, ताकि जो मुनाफा आपके पास आ रहा है वो कम से कम ना जाए। तो 90,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1 या 2 लॉट में बने रह सकते हैं और 1 लॉट से आप निकल भी सकते हैं। ऐसी सलाह प्रणव जी से आ रही है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर गोल्ड के मुकाबले अभी यहाँ पे तेजी लगती है, क्योंकि इसने अच्छी तरीके से $30 का एक सपोर्ट बनाया है। और अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल भी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं। हमें लगता है कि सिल्वर में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल हो, बट हाँ मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर 94,000 95,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी टिप मिलता है वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना के चलना चाहिए। तो ये व्यू आपकी तरफ से चांदी पे विकास जी के लिए मिल गई है। अगले दर्शक है हमारे साथ, नवनीत है राजगढ़ से। ईरान पर पाबंदी से किस कमोडिटी में ज़्यादा तेजी आ सकती है? अजय जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको, ईरान पर जो पाबंदी अगर लगाता है यूएस की तरफ से, कोई और नए सैंक्शंस आते हैं तो उससे किस कमोडिटी पर असर होगा सबसे ज़्यादा? देखिए, ईरान और इंडिया की अगर हम ट्रेड की बात करें तो काफी कमोडिटीज पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम सबसे ज्यादा अगर हम राइस की बात करें, ये भी है, ऑयल में हम काफी माल पहले से भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर राइस के ऊपर नजर रखना चाहिए। इसके अलावा वैसे भी हम कच्चे तेल ऑलरेडी हम ले रहे हैं, तो बाटर सिस्टम में ज्यादा करके राइस है, तो राइस कमोडिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। ईरान के सैंक्शंस पे या ईरान पे जो एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है एज ऑफ नाउ मुझे राइस दिखाई देता है, जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये व्यू आपके लिए निकल कर आ रहा है। बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक प्रणव जी क्या होगी आज के लिए? क्या करना चाहिए आज की तेजी में? क्या तेजी है आगे एक्सटेंड होगी? और टॉप ट्रेड क्या है पूरे ही मेटल्स पैक पे? ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ये हमने छोटा सा करेक्शन देखा है क्योंकि चाइना मार्केट क्लोज्ड है, और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी है क्योंकि रैली आकी जो हमने देखी है पिछले हफ्ते में। तो अंडरलाइंग मोमेंटम कॉपर को देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। 244 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है नीचे में, तो अगर ये डिप मिलता है अगर 248 250 की तरफ, तो हमें बाय करके चलना चाहिए कॉपर को। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 243 के नीचे का, और ऊपर की तरफ कॉपर हम देखते हैं ऊपर जाता हुआ 270 275 की तरफ आने वाले 2-3 हफ्तों में। दूसरे मेटल्स की भी बात करें तो जिंक बहुत ही पॉजिटिव है। एक चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी दिया था पिछले हफ्ते, जो कि 180 के लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट था। अभी भी प्राइस उसी 280 के लेवल का ब्रेकआउट था, अभी भी प्राइस उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर से अगर हमें डिप मिलता है टुवर्ड्स 280 282 की तरफ, तो फिर से हमें लॉन्ग करना चाहिए। जिंक में भी 277 के नीचे का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर में जिंक अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 295 300 की तरफ जाता होगा। बाकी मेटल्स अगर देखें तो लेड थोड़ा कंसोलिडेशन में है, कहीं नहीं जा रहा है, 187 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और ब्रॉडर रेंज भी देखें अगर आप लेड की लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर, तो 180 नीचे में और 192 ऊपर में, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये व्यू है आपका पूरा बेस मेटल्स पैक पर। बीरेन जी, अगर आज आपको चुनना हो शाम के सत्र के लिए मेटल्स में, तो कहां लग रहा है जहां दम दिख रहा हो आपको ज्यादा?
करंट लेवल से मैं एल्यूमिनियम शॉर्ट प्रेफर करूंगा विद द स्टॉप ऑफ 245 और जिंक करंट लेवल से मैं बाय प्रेफर करूंगा। अगर मुझे सेफ खेलना है तो जिंक लॉन्ग करके एल्यूमिनियम शॉर्ट करके इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड भी करूंगा। इस 3 ऑप्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं पल्सेस की। पल्सेस को लेकर अलग अलग कई तरह की खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो है उड़द को लेकर। उड़द के दाम एमएसपी के नीचे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे आ गए हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा रहने वाला है या बुआई का एरिया बहुत बढ़ गया, तो बुआई का एरिया भी कम है और उत्पादन भी कम ही रहने वाला है। लेकिन जो अभी की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर आ रही है। जितने भी मंडी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यूपी में अराइवल्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। हाल की जो बारिश हुई है उससे फसलों को नुकसान हुआ है और उसका असर क्वालिटी पर हुआ है और यही वजह है कि बेहतर भाव उस उड़द को नहीं मिल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक पारीक है, फाउंडर है HNYV के और दलहन एक्सपर्ट भी है। दीपक जी बताइए, क्या वजह है एमएसपी के नीचे क्यों आ गया उड़द का भाव और क्या दाम कुछ कम होने वाले हैं अब उड़द के? थैंक यू मुझको इनवाइट करने के लिए। तो आपने जो बोला, एक तो क्वालिटी का इशू है, तो अर्ली अभी जो हार्वेस्ट का जो क्रॉप आती है वो थोड़ा चैलेंज रहता ही है। उसकी क्वालिटी के अंदर मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है और थोड़ा सा जो विल्टेड है ना उसके ग्रेन्स रहते हैं, तो एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है, अगर आप देखेंगे तो उड़द के अंदर ऑलरेडी अपना जो सप्लाई साइड है वो काफी सॉर्टेड आउट है। जो आपने बोला कि थोड़ी सी इस बार सोइंग कम हुई है, लेकिन उसके सामने प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो लास्ट ईयर जितनी ही क्रॉप है, सेकेंडली म्यांमार की क्रॉप का एक्सपेक्टेशन भी पिछली बार से इस बार काफी ज्यादा है। तो अगर हम ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहे हैं तो करीब करीब आपका अगर इंपोर्टेड प्लस देसी और जो कैरी ओवर है वो सब मिला के करीब करीब 31 लाख टन के आसपास का आपका अवेलेबिलिटी रहेगा। उसके सामने डिमांड आपकी 29 से 30 लाख टन की है, तो सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि उड़द के अंदर कुछ बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से दिखेगा। इनफैक्ट हमने भी 10 दिन पहले जब ना इसका आउटलुक निकाला था तो तब हमने कहा था कि इसमें ना करीब करीब 8% के आसपास करेक्शन आ सकता है हार्वेस्ट टाइम पे जो अभी चल रहा है। तो ये एक रीजन है, तो इसके अलावा कुछ खास रीजन नहीं है उड़द के अंदर भाव कम होने के। चने की बात करते हैं और साथ ही तुअर को भी इसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि चने के दाम हल्की नरमी के बाद अब फिर से अभी भी 7800 से 8000 मंडियों में भाव चल रहे हैं ज़्यादातर, चाहे वो बीकानेर की मंडी हो, दिल्ली की मंडी हो या अकोला की, हर जगह भाव उसी आसपास में दिख रहे हैं। क्या दाम यहाँ से आगे और भी बढ़ सकते हैं? और एक सवाल भी है, एक दर्शक है वो, अच्छा मुझे याद आ गया कि उन्होंने सवाल भेजा था कि उन्हें चने में क्या लग रहा है, चने के दाम आगे क्या जा सकते हैं। उनका नाम है रितेश जी। वो पूछ रहे हैं कि अक्टूबर में चने का भाव कहां तक जा सकता है। साथ ही एक और सवाल उन्होंने ऐड किया है कि ऑस्ट्रेलिया के चने का भारत के चने के बाजार पर क्या असर होगा। क्या जवाब होगा दीपक जी? हाँ, तो पहले चने की बात कर लेते हैं। तो चने में ऐसा है कि 22 लाख टन के आसपास का आपका रिक्वायरमेंट है अगले 3 महीने के अंदर। उसके सामने हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी करीब करीब 14 लाख टन की है, तो वहां पे एक सीरियस शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेज कन्वर्ट होता है अगर भाव के इंप्रूव होने में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इंप्रूव होगा। यहाँ से हम करीब, अगर आप अपसाइड की बात कर रहे हैं तो 84 टू 86 के आसपास हम अक्टूबर के टुवर्ड्स 18-19 अक्टूबर के बाद ये भाव देख सकते हैं। तो यहाँ से चना थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया के चने की बात है तो इसका अराइवल काफी लेट है अभी। तो अगर आप फेस्टिव सीजन की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में इसका कुछ खास इंपैक्ट अभी नहीं दिखता है, क्योंकि नवंबर के बाद ही आपके यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी होगी और दिसंबर में डिसेंट अवेलेबिलिटी आएगी चने की ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया का चना आएगा तो क्या इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल 75 से 80 के बीच में चना रहना चाहिए नवंबर के बाद भी। अक्टूबर में शायद ये 84-85 के आसपास भी दिखे। जहां तक तुअर की बात है, तुअर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब अगले 2 महीने के अंदर 1.5 से 2.25 लाख टन का शॉर्टेज है। आपका टोटल अगर कंजम्पशन पिछली बार से अगर हम 23% पिछले साल से कम भी माने, क्योंकि इस बार थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो भी हम 5 लाख टन का हमारा रिक्वायरमेंट है अगले 2 महीने के अंदर। उसके सामने आपके पास 3.25 लाख टन के आसपास का ही सप्लाई है, क्योंकि मोजाम्बिक से आप करीब करीब 60-70 हजार टन वहां से समझ लीजिए, 40 हजार टन तंजानिया से समझ लीजिए। देसी कुछ खास बची नहीं है, फिर भी अगर हम 1-1.25 लाख वहां पे समझते हैं
और म्यांमार का 20,000 टन समझ लिए, तो यहाँ पे शॉर्टेज है। तो ओके। तुअर में भी मुझे लगता है यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको तेजी यहाँ से दिख रही है, लेकिन उड़द में सिर्फ नरमी आपको दिख रही है। सर, अब लेंटिल की बात करते हैं। लेंटिल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्शन को लेकर फिर से चिंता बनी है, क्या लग रहा है आपको? लेंटिल जो सबसे ज्यादा यहाँ पर राहत दे रहा था, यहाँ पर भी दाम बढ़ने वाले हैं क्या आने वाले समय में? छोटा जवाब दीजिएगा सर, वक्त कम है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन डोमेस्टिक प्राइस के अंदर थोड़ा सा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा भाव बढ़ने चाहिए डोमेस्टिक के अंदर, और खासकर अगर गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ाती है तो शायद उसका अपसाइड आएगा। बाकी शॉर्ट का क्रॉप काफी शॉर्ट है ऑस्ट्रेलिया में एंटिसिपेटेड से, लेकिन उसका भी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। शुक्रिया दीपक जी, फटाफट से आपने ज़्यादातर दालों के बारे में बता दिया कि क्या कुछ ग्राउंड पर हो रहा है। चलिए इसी नोट पर हम शो को यहीं ख़त्म करेंगे। केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, प्रणव और वीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी फटाफट को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।